टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि आप जिस भी डोमेन में पढ़ा रहे हो वहां कुछ वैल्यू ऐड करो। अपने आंसर को होलिस्टिक आप बनाओगे ही कैसे? इतने सारे क्वेश्चंस में क्या मैं कॉमन फैक्टर्स लगा सकता हूं? क्या इंडिया में एमएसएमई का क्या चैलेंज है? R&D पे पैसा खर्च करता नहीं, स्केल नहीं मिलता, एफिशिएंट नहीं मिलता। जो भी टीचर्स हैं वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों में, और इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है उसको एक क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। आज के इस सेशन में और इस सीरीज के आने वाले सारे सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग क्या होता है और कैसे सेम टेम्पलेट आप 20 में से 7 से 8 क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में आप 12 से 15 पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को यूज कैसे करना है या आंसर राइटिंग के कोई भी डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसको फिल कीजिए। मैं आप सबके साथ जूम कॉल करके समझाऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। हाय बच्चा लोग, so let's resume our second video of template based answer writing. So first वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पहले वीडियो में जो टेम्पलेट्स होते हैं वो कैसे आपको हेल्प करते हैं आंसर राइटिंग में, एंड आई एश्योर्ड यू कि अगर हम टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग करेंगे तो कैसे 6 मिनट 6.5 मिनट में हम एक 10 मार्क का आंसर लिख सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा इन वीडियोस को समझने की कोशिश करनी है। एक बार वीडियो की जगह आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज टेम्पलेट्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। जो हेल्प मिलेगी ना आपको इस टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग से, आपका जो फोबिया है ना कि मैं आंसर राइटिंग करता हूं, मुझे लिखा नहीं जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है, ट्रस्ट मी ऑल दैट विल गो। सो लास्ट वीडियो मैंने आपसे फोकस किया था रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसे जो भी इंफ्रा के कंपोनेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रीवियस ईयर, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन हम 6.5 मिनट में लिख सकते हैं। आई गेव यू मॉडल आंसर्स ऑफ 3 टॉपर्स एंड 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 3 में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, जिसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि इंडिया में बहुत सारा एफडीआई का एमओयू साइन होता है लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होता एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में। व्हाट आर द रीजंस, एक तरीके का। दूसरा, एमएसएमई के चैलेंजेस क्या हैं। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चैलेंजेस क्या हैं। चौथा, सब्सिडीज जो इंडिया में गवर्नमेंट दे रहा है उसके चैलेंजेस क्या है। व्हाई subsidies are not translated into the poverty upliftment, decrease in inequality। डिस्कॉम्स के चैलेंजेस क्या हैं, जीएसटी के चैलेंज क्या हैं, स्टार्टअप के चैलेंज क्या हैं। इतने सारे क्वेश्चंस में हम सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, वी हैव स्टार्टेड दिस टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग, और उनके 5 टेम्पलेट के वीडियोज मैं आपको YouTube पे प्रोवाइड करा रहा हूं सो दैट आपका जो आंसर राइटिंग का फोबिया है वो खत्म हो जाए। डू वॉच दीज वीडियोज, देखो, समझो, वापस से देखो, कोशिश करो इनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने का। ट्रस्ट मी, आई हैव मेंटर्ड मोर देन 800 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड आंसर राइटिंग इज वन थिंग जिसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आंसर राइटिंग तो मैं संभाल लूंगा। आंसर राइटिंग अगर बहुत सिंपल वे में हम कर सकते हैं, और एग्जाम में रिटेंशन, देखो सिर्फ पढ़ने से होगा नहीं, एग्जाम सिर्फ पढ़ने का गेम नहीं है। Your answers is a link between evaluator and what your knowledge is. Also, it is a link between your final selection, what you know. So, अगर आपका आंसर अच्छा होगा, आंसर में वो पॉइंट्स लिखे होंगे, तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। सिर्फ मोटिवेशन करके कि हम मोटिवेशन के वीडियो देखेंगे, कब तक देखोगे यार मोटिवेशन के वीडियो? हो गए ना मोटिवेट, अब तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ोगे नहीं, एग्जाम में लिखोगे नहीं, तो मोटिवेशन तो लिख के नहीं आओगे। सो देयर हैज टू बी अ मैक्सिमम लिमिट। डोंट वेस्ट योर टाइम मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। कब तक देखना है भाई, बहुत हो गया। अब तो पढ़ना पड़ेगा ना, कभी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के मोटिवेशन से तो फाइनल सिलेक्शन होना है नहीं। सो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई करते हैं। आज का जो टेम्पलेट है, अगेन आई नीड योर कंसंट्रेटेड नेक्स्ट 15 मिनट्स। Trust me, this will help you a lot in writing any of the answers related to GS3 के मैक्रो इकोनॉमिक के जो पार्ट्स हैं। सो ये टेम्पलेट एज आई टोल्ड यू, हमने और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक को जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगी। सो आप जाके यहाँ बाकी टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लीजिए, जो टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल हैं।
मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि ये पूरे मार्क्स का ये टेम्पलेट लाने का रीजन क्या है। ये टेम्पलेट लाने का रीजन सेम ही है कि 180 मिनट में 250 मार्क्स के आपको आंसर लिखने हैं, मतलब 10 मार्कर क्वेश्चन आपको 7.2 मिनट्स में लिखना है। बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम टेम्पलेट यूज करेंगे 6-6.5 मिनट में हम एक 10 मार्कर क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस हैं पार्ट ए और पार्ट बी में। मैं आपको पार्ट ए से शुरू कराता हूं, पहले याद कराऊंगा मैं आपको टेम्पलेट। इन 4 क्वेश्चंस में हमने मॉडल आंसर आपको दिए हैं। जैसे इसको समझो कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू define potential GDP and explain its determinants and what are the factors that have been inhibiting India from realizing its true potential. So सबसे पहले अपने को टेम्पलेट याद करनी है। So टेम्पलेट याद करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको याद कर लो। So अपने को पता है कि प्रीलिम्स में हमने पढ़ा है there are 4 factor inputs जो किसी भी इंडस्ट्री सेटअप करने में हमें लगता है। कौन कौन से हैं वो? एक लैंड है, एक लेबर है, एक कैपिटल है और एक एंटरप्रेन्योरशिप है। सो ये 4 चीजें तो आपको पता ही है कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप में 4 चीजें लगती हैं। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री के चैलेंजेस पढ़ रहे हैं हम, इंडिया में एमएसएमई का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इन 4 चीजों में कमी है। और इस हर के अंदर मैंने 2-2 पॉइंट बना दिए हैं। इंडिया में एफडीआई क्यों नहीं आ रहा, ये चैलेंजेस। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस चल रहे हैं। डिस्कॉम में क्या चैलेंजेस हैं, ये चल रहे हैं। इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों नहीं है, ये चैलेंजेस चल रहे हैं। तो इसका मतलब 4 ये पॉइंट तो हमारे फिक्स्ड हो गए किसी भी क्वेश्चन में। अंदर का कंटेंट हम चेंज करते चले जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। सो टेम्पलेट में 4 पार्ट मैंने आपको बता दिए। लैंड, दैट इज रेगुलेटरी इश्यूज, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 चीजें आप पहले याद करो, फिर 3 और चीजें नीचे की मैं याद कराऊंगा। बट अभी के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे ही लैंड आता है वैसे ही हमें पता है कि लैंड में करप्शन बहुत सारा है। अब मैं आपको सिर्फ याद कराने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। सो अपने को पता है जैसे ही लैंड आता है वैसे ही रियल एस्टेट आता है, वैसे ही करप्शन आता है। और बहुत सारे रेगुलेटरी इशू हैं। जब भी आप एक नया फ्लैट परचेज करते हो या एक नई बिल्डिंग बनाते हो तो बहुत सारे रेगुलेटरी परमिशंस लेने पड़ते हैं। सो लैंड का मतलब एक करप्शन और दूसरा क्लियरेंसेस जो आपको लेना पड़ रहा है। एफडीआई क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज क्लियरेंसेस नहीं है। एमएसएमई के चैलेंजेस क्या हैं, बिकॉज क्लियरेंसेस नहीं मिलते। कौन से क्लियरेंसेस, किसी को एक्सपोर्ट का क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, किसी को एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। बट प्रॉब्लम है एक क्लियरेंस का। फिर लेबर में क्या है यार, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है। अगर आपको पता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने बहुत अच्छा किया था। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट एक ऐसी चीज थी जिसमें हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। उसमें हमारी रैंकिंग 150 के भी पार थी। क्यों? बिकॉज जब ह्यूमंस का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना होता है तो इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सो लेबर में एक इशू कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, दूसरा आईपीआर आरएनडी। अपन कॉपी पेस्ट के मॉडल पे चल रहे हैं। सो हमने बहुत अच्छा आईपीआर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया। तो इंडिया में एमएसएमई का क्या चैलेंज है, आरएनडी पे पैसा खर्च करता नहीं, स्केल नहीं मिलता, एफिशिएंट नहीं मिलता, आईपीआर बने हुए नहीं है, रॉयल्टी नहीं मिल रही है। इंडिया में एफडीआई क्यों नहीं आ रहा, ये इशू है। आप उस चीज को समझो कि ये इतने सारे क्वेश्चंस में क्या मैं कॉमन फैक्टर्स लगा सकता हूं क्या। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, आप फॉर्मूलेज याद करते हो और एक फॉर्मूला को आप मल्टीपल उसमें यूज करते हुए चले जाते हो। सेम ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि टेम्पलेट्स को एक फॉर्मूला बनाऊं और उस फॉर्मूले को आप यूज करो, ताकि आपका जो डर है ना, जो टीचर्स होते हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेसिफिकली टीचर्स, देखिए टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि आप जिस भी डोमेन में पढ़ा रहे हो वहां कुछ वैल्यू ऐड करो। आप एक सिर्फ इकोनॉमिक यूनिट या इकोनॉमिक एंटिटी बनोगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो मेरा मानना है वो ये है कि हिंदी मीडियम में जो रिजल्ट बहुत कम आता है, आपने देखा होगा, आप यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, आप उसको देखो समझो, यूपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा कि पिछले 5 सालों में मिला के भी 100 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है जिन्होंने मेंस हिंदी मीडियम में लिखा हो। और टोटल सिलेक्शन से टोटल तो हो गए हैं 3,500-4 हजार। तो ऐसा क्यों है कि हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है यूपीएससी में?
इसका रीजन ये नहीं है कि उसको आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदी मीडियम के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस ने वैल्यू ऐड ही नहीं किया। जो भी टीचर्स हैं वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों में, और इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है उसको एक क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, उसको क्वालिटी टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, उसको क्वालिटी कीवर्ड्स मिल रहे हैं, एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। जितने मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे जाके, जितने भी चैनल्स में हमने रिलीज किए हैं या जहां भी गए हैं, बेसिक हिंदी मीडियम का बच्चा है कि ये पार्शियलिटी डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा है, सारा कंटेंट इंग्लिश में ही बनाओगे क्या? अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो हिंदी मीडियम के टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक अच्छा कंटेंट बच्चों को दें, उनको भी एम्पावर करें। देखो कंटेंट से क्या होता है, बच्चा एम्पावर होता है, आपको एम्पावरमेंट मिलेगी तभी आप उस कंटेंट को यूज कर पाओगे। सो कोशिश मेरी इंग्लिश में अभी यही प्रोवाइड कराने की है, एक्स्ट्रा जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ताकि जिस बच्चे ने आज तक आंसर नहीं लिखा, जिस बच्चे को डर लगता है आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का, मैं उसका वो डर दूर करना चाह रहा हूं कि अगर वो फोबिया निकल जाएगा तो बच्चा कर ले। ऐसा नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, बट जब वो आंसर में ट्रांसलेट करने लगता है उस आंसर राइटिंग को, तो वो ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है। मैं उसी डर को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश मतलब एफर्ट्स आपको भी डालने हैं, एफर्ट्स मुझे भी डालने हैं, मिलके ही कंबाइंड एफर्ट्स ही तो लगेगा, बट कोशिश करते हैं दूर करने की। हो जाएगा यार, इट इज डूएबल। हमने लैंड देख लिया, लेबर देख लिया, कैपिटल। कैपिटल के भी दो पार्ट। अब कैपिटल क्या है भाई? पैसा है। तो एक्सेस टू क्रेडिट ही नहीं है कि बैंक पैसा नहीं दे रहा है, एनबीएफसी पैसा नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है, मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एफडीआई नहीं आ रहा है। सो एक हो गया कैपिटल, दैट इज एक्सेस टू क्रेडिट प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। फोर्थ कंपोनेंट है मेरा राइजिंग एनपीएज और बैंक। अरे भाई बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ ही अच्छी नहीं है, एनपीए बढ़ रहे हैं तो बैंक भी पैसा नहीं देगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर स्किल होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, हेल्दी वर्कफोर्स होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सो आपने अभी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में 4 चीजें पढ़ ली, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसके अंदर की जो सब हेडिंग्स हैं जो हमें याद रखनी है वो क्या है? लैंड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन की। एक करप्शन है और एक क्लियरेंसेज है, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट दैट इज लैंड और क्लियरेंसेज। तो लैंड हमारा फिनिश हो गया। लेबर में 2 चीजें पढ़ी हैं हमने। लेबर के अंदर जो सबसे पहला है वो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। कॉन्ट्रैक्ट ही एनफोर्स नहीं कर पाते हैं। सो जो हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड वाली जितनी भी कंपनीज हैं वो इंडिया में नहीं आती हैं, बाहर की कंट्रीज जो हैं वो हमारे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती हैं, वो सारे इश्यूज हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और दूसरा आईपीआर एंड आरएनडी नहीं है। लैंड, लेबर, फिर कैपिटल। कैपिटल में क्या है? एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। और सेकंड पार्ट है हमारा राइजिंग एनपीए इन बोथ बैंक्स आल्सो एज वेल एज एनबीएफसी। जितने भी तरीके से आप क्रेडिट ले सकते हो वो नहीं मिला आपको। फिर तीसरा है, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। उसके 2 पार्ट हैं, दैट इज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपके ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा लिखा नहीं है, हेल्दी नहीं है, वो इशू है, या फिर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हम आते हैं ग्लोबल वाले पार्ट में। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि यार और क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ग्लोबल में क्या है यार, वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन में, डी ग्लोबलाइजेशन का फेस चल रहा है, वो सारे पार्ट हैं। फिर कुछ टेम्परेरी शॉक्स हैं हमारे, कोविड वोविड एंड सेक्टर स्पेसिफिक, जो उस पर्टिकुलर सेक्टर के चैलेंजेस हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई एग्रीकल्चर का पोटेंशियल तो है लेकिन एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या हैं, यही लिखने हैं अपने को। मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस क्या हैं, यही लिखने हैं। एमएसएमई के चैलेंजेस क्या हैं, यही लिखने हैं। सो ये इकोनॉमी रिलेटेड जो भी चैलेंजेस के क्वेश्चंस हैं वहां हम इस टेम्पलेट को यूज करेंगे, जिसको मैंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोला है। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। समझ आ रहा है आप सबको? देखो ऐसा नहीं है, मैं वो मीम वाला जादुई वाली तो एकदम मैजिक वैंड तो दे नहीं दूंगा कि आप आओ इस वीडियो को देखो और खत्म हो जाए। मेहनत करना पड़ेगा बेटा, बिना मेहनत के वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। सो मेहनत करते हैं। वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा तो 2 बार में देखेंगे, लेकिन मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर याद करा दिया है। वीडियो को पॉज करो, रिवाइज करने की कोशिश करो, फिर भी मैं वापस याद करा रहा हूं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप,
ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, टेम्परेरी शॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक। लैंड के दो पार्ट्स हैं, दैट इज करप्शन है, रेगुलेटरी कंस्टेंट है और क्लियरेंसेज हैं। लेबर के दो पार्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की दिक्कत आ रही है लेबर में, एंड आईपीआर, आरएनडी एटसेट्रा एंड ऑल की इशू आ रहा है। कैपिटल एक्सेस टू क्रेडिट में दिक्कत है और राइजिंग एनपीएस की दिक्कत है। एंटरप्रेन्योरशिप में दो हैं, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है। फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं जिसमें वॉर है, इन्फ्लेशन है, डी ग्लोबलाइजेशन का फेज चल रहा है। फिर टेम्परेरी शॉक्स हैं जिसके अंदर कोविड ओविड एटसेट्रा एंड ऑल चल रहे हैं, और लास्ट में सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज चल रहे हैं। आई होप अपने को ये पॉइंट्स याद है, उनको एकदम, ये ना एक ट्रांजिशन फेज आएगा जब आपका प्रिपरेशन का फेज चलता है ना, तो आपकी ग्रोथ रेट ऐसी नहीं होती आप सीधा जाओगे आंसर, नहीं, वो ऐसे चलती है। आप चलेंगे धीरे धीरे धीरे, थोड़ा 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 इंडिकेटर, और फिर वो ऐसे जाएगा, अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे वहीं पे ही। अगर आप कुछ टॉपर्स देखेंगे जिन्होंने बिल्कुल आंसर राइटिंग नहीं की, कुछ टॉपर देखेंगे जिन्होंने बहुत सारी आंसर राइटिंग की है, तो जो बहुत कम आंसर राइटिंग करके पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, वो एफर्ट्स डाल रहे थे साइलेंटली, धीरे 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 करके, बट उसका बेनिफिट तब मिलेगा जब आपका माइंड फर्टाइल हो जाएगा। एक अच्छा टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करने का, डिपेंडेंट बनाने का नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल। तो वही पूछ रहा है कि भैया इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम अपना ट्रू पोटेंशियल रीच नहीं कर पा रहे। टेम्पलेट लगाना यार, डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ लिए, इनहिबिटिंग फैक्टर्स क्या है, टेम्पलेट लगा लो। रेगुलेटरी इश्यूज हैं भाई, लीकेजेस आउट ऑफ इकोनॉमी है, ब्लैक मनी है, लेबर का इशू है, कैपिटल का इशू है, राइजिंग एनपीई का इशू है, ग्लोबल एक्सपोर्ट का इशू है, कोविड। आपको पढ़ना ही, आपको रिटेंशन के लिए दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो आपने अंदर वाला तो पढ़ा होता है, जो भी एक बच्चा आंसर राइटिंग में जाता है उसने अंदर वाला पढ़ा हुआ है, उसको प्रॉब्लम बस है कि ये याद कैसे आएगा। एक अपने आंसर को होलिस्टिक आप बनाओगे ही कैसे कि आपको ये भी याद रहे कि आपको ग्लोबल एक्सपोर्ट भी लिखना है, आपको ये भी याद रहे कि बैंक का क्रेडिट भी नहीं आ रहा है, आपको ये भी याद रहे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी लेने हैं, आपको ये भी याद रहे कि अच्छा उसमें आईपीआर एंड आरएनडी में इशू है। इसीलिए टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग हम करेंगे। स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, 3-4 पॉइंट लिख दिए, कंक्लूजन में कीवर्ड कर दिया डीप सीटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग the goal of labor intensive exports, suggest measures. So failure of manufacturing sector in achieving, क्यों फेल हुआ, क्या रीजंस हैं उसके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं बना पाया। सेम टेम्पलेट के अंदर हमने पॉइंट्स लिखने स्टार्ट किए। अगर आप लोगों को अभी भी ये डिफिकल्ट लग रहा है और आप मुझसे चाह रहे हैं कि मैं एक एक चीज आपको पढ़ाऊं, आप कमेंट्स में लिखना कि सर ये हमारे फीडबैक है, ये हम चाह रहे हैं आंसर राइटिंग में। आई गारंटी यू इन पर्सन भी अगर मुझे डेली 2-3 घंटे भी आपको यूट्यूब पे आके समझाना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा। बट अगर आपको आंसर राइटिंग में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, वो मैं आपको एम्पावरिंग वाली सिचुएशन में पहुंचा दूंगा कि जहां पे जाके आपको लगे कि आंसर राइटिंग तो ऐसी है जो हम संभाल लेंगे। वो गैप नहीं होना चाहिए कि मेरे पास नॉलेज है और मैं यूज करके ही उसको नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, अगर आप बच्चे ही सीरियस नहीं हो, पढ़ने वाले हो ही नहीं और मीम देख के ही काम चलाना है, तो फिर नहीं बनेगी बात। अगर आप एक हार्ड वर्किंग बच्चे हो जिसको कंटेंट पता है, जो मेहनत करने को तैयार है, बट मेहनत तो इनफ नहीं है ना, उस मेहनत को ट्रांसलेट करने के लिए जो एम्पावरमेंट चाहिए वो मैं करा सकता हूं आपका यार। सो आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी इशू है आप कमेंट्स में डाल दो, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने का। फिर क्या है, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, रीजंस लगाओ टेम्पलेट, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, लेबर है, आरएनडी का इशू है, एक्सेस टू क्रेडिट है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेस है, सेक्टर स्पेसिफिक। बन गया यार आंसर। तो इसमें क्या सोचना है आपको, आपका आंसर होलिस्टिक बन रहा है, सारे डायमेंशंस आप ऐड कर पा रहे हो और 6-6.5 मिनट में आप आंसर फिनिश कर पा रहे हो। थर्ड क्वेश्चन, among several factors for India's potential growth, savings rate is the most effective one. What are the other factors? कि भाई ग्रोथ होगी कैसे और क्या क्या फैक्टर हैं, फिर लगाओ टेम्पलेट। सेविंग्स नोट एज इफेक्टिव लगा दिया, फिर अदर फैक्टर्स टेम्पलेट यूज। भाई लैंड क्लियरेंसेस चाहिए अपने को, लेबर अच्छा चाहिए, लेबर एंड आरएनडी वाला पार्ट चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, हो गया हमारा पार्ट खत्म। सो मतलब आपके आंसर्स तो वो रेडीमेड ही हैं इन सारे टाइप ऑफ, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक हर साल आ रहा है मिनिमम। तो इसका मतलब इन सारे क्वेश्चंस में हम सेम टाइप ऑफ नॉलेज, सेम टाइप ऑफ टेम्पलेट लगा के
6 साढ़े 6 मिनट में इसको फिनिश कर सकते हैं। फिर है जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी, व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन एमओयू साइंड एंड एक्चुअल एफडीआई। कि भाई एमओयू तो बहुत सारे साइन हो जाते हैं बट वो ट्रांसलेट नहीं होते इन्वेस्टमेंट में। क्या रीजन से? लगाएंगे टेम्पलेट, जस्टिफाई दिस टेम्पलेट लगा दिया। नीड फॉर एफडीआई, क्यों चाहिए भाई हमें एफडीआई? क्यों? बिकॉज लेबर को कुछ करना है, आर&डी को कुछ करना है, एक्सेस टू क्रेडिट करना है, सॉफ्ट इंफ्रा करना है, एक्सपोर्ट करना है, एटसेट्रा। फिर रीजंस फॉर गैप इन एमओयू 1 2 3 4 5, बचे हुए पॉइंट्स जो टेम्पलेट से पॉइंट बच गए ना वही लगाने हैं इसमें। वैसे भी हमें ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया मैंने आपको बताया था, डिफिकल्टी इन गेटिंग क्लियरेंसेज वो मैंने आपको बताया था, लेबर लॉज मैंने आपको बताया था, पॉलिसी मेकिंग ऊपर ही है। सो ये टेम्पलेट से निकाल के ही हमें आंसर जनरेट कर देना है। देखो लेकिन ऑफलाइन की क्लास में तो मेरे पास ऑप्शन रहता है, बच्चा आ रहा है मेरे सामने लिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं। अगर आप ऑनलाइन के बच्चे हो, आपको बैठ के समझना पड़ेगा, इसका प्रिंट निकालना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा, एक बार तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको। सो एक बार मेहनत कर लेते हैं। मैंने आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर समझा दिया है, उससे एक क्वेश्चन आता है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। सो हम अभी 3 क्वेश्चंस की टेम्पलेट मास्टरी कर चुके हैं। आप कोई भी क्वेश्चन डाल दो, आपको अगर ये भी लग रहा है ना कि सर इस क्वेश्चन में टेम्पलेट कैसे लगेगा, आप कमेंट्स में जाके वो क्वेश्चन लिखो, मैं उस क्वेश्चन पे टेम्पलेट डलवा के किसी अपने बच्चे से और उसकी फोटो खींच के आपको उसी पे अटैच करा दूंगा कि किसी भी क्वेश्चन में हम टेम्पलेट कैसे लगा सकते हैं, सेम टेम्पलेट, कैसे उसका आंसर अच्छा बन सकता है। फिर पार्ट बी है, आई डिड माई पार्ट ऑफ द हार्ड वर्क। अब आप देख रहे होगे कि ये नहीं हम टेम्पलेट में डाल रहे हैं, प्रॉपर आंसर में कैसे यूज कर रहे हैं वो भी दिखा पा रहा हूं मैं। सो ये जो पार्ट बी की मेहनत है वो तो आपको यार करनी ही पड़ेगी। मतलब फाइनली हमें इससे ज्यादा लेवल ऑफ एम्पावरमेंट मुझे नहीं पता हम और क्या कर सकते हैं। आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता दो। सो इवन आफ्टर 3 decades of progressive liberalization and all ease of doing business के challenges लगाएंगे ना, challenges of ease of doing business, यही सारे तो challenges हैं यार, और क्या है। आओ टेम्पलेट को भरो, कमेंट्स में जाके इसको डाउनलोड करो। क्वेश्चन है, मैंने स्पेस भी दिया है, प्रिंट आउट निकालो, आंसर लिखने की कोशिश करो। सेम ये सेकंड क्वेश्चन है, फिर एक ये थर्ड क्वेश्चन है। सो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस यहां प्रोवाइड करा दिए हैं, जिन 3 क्वेश्चंस में आपको जाके करना है। सो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत वाला काम है। सिर्फ अगेन व्हाई आई एम सो अगेंस्ट दिस मोटिवेशन एंड ऑल, नॉट अगेंस्ट, एक लेवल तक मोटिवेशन चाहिए यार। सुबह मोटिवेशन, दोपहर मोटिवेशन, शाम को मोटिवेशन, कैसे चलेगा? मतलब मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद तो मेहनत है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मतलब नथिंग कैन रिप्लेस दैट हार्ड वर्क। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक मैंने फिनिश किया है। नेक्स्ट लाऊंगा एग्रीकल्चर का। आप एक बार क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको दिख जाएगा कि एग्रीकल्चर के हर साल 3-4 सवाल तो आते ही आते हैं। उन क्वेश्चंस में कैसे में नीड ऑफ डैश में हम यूज कर पाएंगे। हॉर्टिकल्चर क्यों चाहिए, फूड प्रोसेसिंग क्यों चाहिए, फिशरीज क्यों चाहिए, इन सब के लिए आप सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हो। सो मेहनत करना शुरू करते हैं। थैंक्स लॉट। हाय, सो आपने ये वीडियो देखा और समझा कि कैसे टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग करते हैं। देखिए ये कंसेप्ट थोड़ा नया है यूपीएससी के डोमेन में, और बहुत सारे सिलेक्टेड मेरे बच्चों ने इसको यूज किया है, इंक्लूडिंग सिम्मी करण एंड ऑल। उन सब ने टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग से 3 घंटे में अपना सारा पेपर कवर किया और हर क्वेश्चन में 12 से 15 पॉइंट्स जनरेट कर पाए। तो अगर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड, टेम्पलेट यूसेज से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया है उसको फिल करो। I will have a Zoom call with you related to all your doubts. Thanks a lot.